Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण लंबैन। दोस्तों, G20 का सफल आयोजन हुआ और इस आयोजन के ऊपर क्या क्या रहा और खास तौर से बात करेंगे कि भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, भारत के कौन कौन से नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित सदे। ये बात जरूर है दोस्तों कि ये जो समिट था G20 का, ये एक हिस्टोरिक था और कई सालों तक क्या होगा, ये चर्चा का विषय बना रहेगा। जैसे हम देख भी रहे हैं, ये समिट 9 से 10 सितंबर तक रहा, 2 दिन का रहा, लेकिन चर्चा आज तक भी मीडिया में इसी की चल रही है। यानी कि 4-5 दिन स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट होने के बाद भी बहुत सफल आयोजन रहा। मैं तकरीबन 15 से 16 डिबेट में बैठा टीवी पर, अलग अलग चैनल पर, और कई सारे एम्बेसडर, सेक्रेटरी, उनके साथ भी मैंने डिबेट शेयरिंग किया। सबकी बातें मैंने सुनी, उनका पूरा मैंने कंक्लूजन निकाला और बहुत कुछ इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि G20 किस मायने में अभूतपूर्व रहा और किस मायने में क्या रहा। ये हमारे लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए और भविष्य में भारत के लिए कितना लाभकारी होगा, इसको पूरा डिटेल से जानने का दोस्तों प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ खास बातें पहले हम जानेंगे G20 के बारे में। ये एक तो 18वां समिट था दोस्तों, और 18वां समिट था जो भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, भारत की प्रेसिडेंटशिप में था। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि जो 17वीं थी, यानी कि जो 17वीं G20 की समिट थी, उसको हमको होस्ट करना था, लेकिन हमने उसको इंडोनेशिया से क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था कि भाई आप पहले कर लीजिए, बाद में हम कर लेंगे। क्योंकि इंडोनेशिया को इस बार आसियान समिट ऑर्गेनाइज करनी थी और हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं, तैयारी पूरी नहीं थी। वो भी कारण था, कुछ पॉलिटिक्स जिसमें कही जा रही है कि चुनावों को लेकर भी, चुनावी वर्ष है, उसको देखते हुए, चलिए वो खैर अलग बात है, लेकिन ये 18वीं समिट हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। समिट शुरू होने से पहले ही ये चर्चा लगातार थी, चाहे इंडियन मीडिया की बात करें, वेस्ट मीडिया की बात करें, आप कहीं भी देखें कि क्या जॉइंट डिक्लेरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन हुआ, और वो भी क्या था कि सारे प्रोटोकॉलों को तोड़ते हुए जो लास्ट दिन होता है, यानी कि जो 10 सितंबर को होना था, वो 9 सितंबर को ही हो गया। तो ये पहली बार था कि समिट यानी कि लास्ट दिन होता है, नहीं तो हमने पहले दिन ही दोस्तों क्या कर दिया, वो डिक्लेरेशन करा दिया। और कमाल की बात ये थी, जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें ना तो रूस को आपत्ति, ना चीन को आपत्ति, और ना वेस्ट को आपत्ति, और ग्लोबल साउथ तो हैप्पी हैप्पी। यानी कि हम एक ऐसे पुल बनकर उभरे जिसने वेस्ट ब्लॉक और रशिया और चाइना, इनको तो जोड़ा जोड़ा, और साथ में ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर उभरे। तो ये जो डिक्लेरेशन था, इस डिक्लेरेशन ने एक बात को दिखाया कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर है, यानी कि जो कूटनीतिक क्षमता है। एक एम्बेसडर ने तो ये तक बोला कि भाई ये तो ऐसा है जैसे चाणक्य की कूटनीति हमने चलाई। यानी कि जो चाणक्य कूटनीति मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस वाली कहानी को हमने क्या किया, चरितार्थ किया। तो आइए बात करें कि G20 में से आखिर हुआ क्या क्या, पहले तो उनकी बात करेंगे और क्या खास खास बातें थी। पहले तो बात है, G20 का जो समिट था उसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम रखा, तो आप जानते भी हैं, लगातार चर्चाओं में रही बातें, चीन ने भी आपत्ति जताई कि यह नया शब्द क्यों जोड़ा, लेकिन सब आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, चीन की आपत्तियां अब से नहीं है। चीन की आप आपत्तियां देखेंगे 2005 से ही, जो एक मोडस विवेंडी स्टैब्लिश किया गया था राजीव गांधी जी के साथ में, चीन के साथ, यानी राजीव गांधी जी ने चीन के साथ, डॉन सेपिंग के साथ में, उस मोडस विवेंडी 2005 में समाप्त एक तरह से हो गया था। आप देखें उसके बाद फिर जैसे अरुणाचल प्रदेश पर दावे करना, जम्मू कश्मीर का देखना, तमाम तरह की बातें, स्टेपल वीजा की बात करें, चौमार की बात करें, डेप्सांग की बात करें, डोकलाम की बात करें, या फिर गालवान क्लैश के प्रेजेंट की बात करें, आए दिन साउथ तिब्बत कहना अरुणाचल प्रदेश को, ये सब चल रहा था। और लगातार भारत के हर जगह टांग अड़ाना, चाहे एनएसजी की परमानेंट मेंबरशिप की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप की बात करें, और यही नजरिया G20 में भी चीन का था। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए हमने एक सफल आयोजन
और जॉइंट जो डिक्लेरेशन था उस पर हमने साइन कराए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हैं खिलाफ उन्हें होने दो, सारा जहां थोड़ी ना है। तो जो खिलाफ थे हमने उनकी परवाह नहीं की, मजबूर वो भी हो गए हमारे साथ आने के लिए। और जो ये थीम था किस पर था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस थीम पर दोस्तों हम लोग लेके चले, जो हमारे पीएम मोदी के द्वारा भी कहा गया था। इसका बहुत बड़ा मायने है, आप समझते भी हैं। भारत का हमेशा भाव क्या रहा है, अयम निज परोवेति गन्ना लघुते साम उदार चरितरम तु वसुदेव कुटुंबकम। इस थ्योरी के ऊपर की एक अर्थ है, एक फैमिली है, एक परिवार है, यानी कि एक धरती वो एक परिवार है और उसका एक ही फ्यूचर है, अलग अलग फ्यूचर नहीं है। साथ मिलकर चलेंगे। जो विश्व गुरु का हमारा थीम है, जो हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु की, तो विश्व गुरु की ऐसी बात करते हैं फ्यूचर एक है तो साथ चलने में है। इसको कहा जाता है समावेशी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उसी थीम को दोस्तों दिखता है जो शुरुआत से हम लोग लेके चल रहे हैं। चाहे नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी नाम की बात करते थे, पंचशील की बात करते थे, आदर्शवाद की बात करते थे, वही कहीं ना कहीं आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, एक और बड़ा चर्चा में रहा भारत। ये चर्चा में रहा विषय, भारत चर्चा में रहा। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया है, आप इसको देख भी सकते हैं। इंडिया वर्सेस भारत, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 जो कहता है ना, इंडिया डेट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, वो भी चर्चा में रहा। और हमने सब जगह भारत ही शब्द, यानी कि आप पीएम मोदी जहां भी बैठे तो वहां भारत ही शब्द। ये भी था कि भारत को दिखाने का दोस्तों मकसद ये है कि इंडिया अपनी हजारों साल की संस्कृति कल्चर को इसके माध्यम से प्रदर्शित करता है। और आप देखेंगे G20 का जो समिट हुआ, उस समिट में जिस प्रकार का आयोजन था, वो आयोजन हजारों साल की संस्कृति। और आप देखेंगे जब मोदी जी ने G20 की समिट का स्टार्टिंग किया, प्रारंभ किया, अपने स्पीच से स्टार्ट किया, तो उन्होंने शुरुआत ही अपने हजारों साल की संस्कृति के स्तंभ से की और उसके कोटेशन से की। तो ये भी बड़ा चर्चा में रहा, उस पर आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, लगातार चर्चा में रहा। दूसरा दोस्तों हम देखें, ये वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप और भारत की मान्यता, भारत की स्वीकार्यता, जो वेस्ट हमेशा एक डुगडुगी लेकर कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम हैं, डेमोक्रेसी हमने दिया, चाहे ब्रिटेन बोला करता था, फिर आपका अमेरिका बोला करता था। मुझे अच्छे से याद है, चाहे आपका डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ओबामा की बात करें, प्रेसिडेंट ओबामा की बात करें, सब लोग बोलते थे दुनिया का पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र की, बड़ा लोकतंत्र हमको, पुराना लोकतंत्र अपना आपको, कि उसके दोस्त दिए। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से जगह जगह होर्डिंग, मैं खुद प्रगति मैदान गया तो मैंने देखा वहां पर जगह जगह होर्डिंग लगे हुए थे, एयरपोर्ट पे देखें, कहीं भी आप देखें, मेट्रो पे देखें, सब जगह क्या था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो वो तमगा लेके घूमते थे, वो तमगा हमने लिया। ये दिखाता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और अपनी बातों को कितनी मजबूती से हम रखते हैं। मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी की बात जो फ्रांस में जाके मोदी जी बोले कि अगर मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी सीखना है तो भारत से सीखो। हम मानते हैं, हम मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी में रहते ही नहीं, उसको मानते हैं, उसको हम जीते हैं। उस थीम को भी आपको जगह जगह क्या होगा वो भी देखने को मिला और पूरी दुनिया के देशों ने इसको देखा। दोस्तों एक ये भी चर्चा चली कि मोदी इज ए ग्लोबल लीडर। क्या मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं? देखिए, मोदी जी को आइडियोलॉजिकली हम पसंद करें या ना करें वो एक डजंट मैटर है, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी जरूर दिखाई। लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखाई, कई मैटर में आप देखें, कई मामलों में देखें। एक तो बेटा जैसे हम बात करें वेस्ट, रशिया, चाइना और ग्लोबल साउथ, तीनों को साथ लेके चलना, यानी कि आप देखें सब खुश हैं। रशिया की भी आपत्ति कुछ नहीं, रशिया भी खुश कि तुमने हमारा जिक्र नहीं किया। चाइना को भी कोई बहुत बड़ी आपत्तियां नहीं है, ओके ओके ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे तो आपत्ति भी नहीं, और फाइनली साइन तो कर दिया। आप देखिए बाली डिक्लेरेशन जब वो इंडोनेशिया का, उस पर साइन तो करा दिए थे झुककर कि थोड़ा सा झुके, लेकिन बाद में लगातार वो बाली डिक्लेरेशन का क्या करते रहे, विरोध करते रशिया और चाइना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल है। वेस्ट को भी साथ लिया और साउथ, ग्लोबल साउथ के तो बल्ले बल्ले कर दी जब हमने G20 को G21 कर दिया। तो ये लीडरशिप क्वालिटी, कि सबको साथ लेके चलने क्वालिटी, सबको हम गांधी जी की समाधि पर राजघाट भी लेकर गए, सब साथ साथ गए, सब देखे। तो भारत कहीं ना कहीं ये क्षमता रखता है कि भारत अनेकों विविधताओं से भरे विश्व को साथ में लेके चलने की क्षमता, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी हमारे प्रधानमंत्री में है। मैं फिर कहूंगा कि ग्लोबल लीडर का जो मतलब है दोस्तों, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ भी आप देखेंगे तो ये मैंने एक मैगजीन से ग्राफ को लिया है।
हाइड्रोजन पसंद करें या ना करें, उनकी हम कैपेबिलिटी प्रदान मतलब उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन एक बात तो हम पसंद करेंगे कि भाई लीडरशिप क्वालिटी तो है, सबको साथ लेके चलना, सबको एक साथ जोड़ देना। और आप देखें जिस प्रकार का नजरिया टर्की का, आप देखें टर्की हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आज टर्की भी कह रहा है, आज का कल का न्यूज है, टर्की क्या कह रहा है कि हमें हैप्पी होगी, हम हैप्पी खुशी खुशी महसूस होगी कि भारत अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है। सऊदी जैसे देश जो कभी पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, 71 को अगर हम याद करें तो अमेरिका हो, चीन हो, सऊदी हो, ये सब एक साथ खड़े थे पाकिस्तान के फेवर में। आज वो हमारे साथ में है। टर्की जैसा देश जो हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करता था, वो आज कह रहा है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने तो हम स्वागत करेंगे, हम वेलकम करेंगे। ब्रिटेन चाह रहा है कि भारत के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। ऋषि सुनक बहुत ज्यादा तवज्जो देने के बावजूद, ना देने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कहीं ना कहीं माहौल बना रहे कि कैसे भी करके एग्रीमेंट हो जाए। तो एक वर्ल्ड के अंदर जाकर हो, कैसे भी हो, हमारी लीडरशिप ने, चाहे विदेश मंत्री की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, एक विश्वास उत्पन्न किया। तो यही तो होता है कि लीडरशिप क्या करती है, लीडरशिप कॉन्फिडेंस पैदा करती है अपने प्रति, अपने देश के प्रति। उन्होंने पैदा किया कि हाँ, इंडिया से अगर आप जुड़ोगे तो इंडिया से जुड़कर आपका भविष्य है। तो दैट इज द लीडरशिप, ये लीडरशिप की क्वालिटी। दूसरा उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन का होना, G20 का G21 बनाना, ये बड़ा अचीवमेंट है कि इतने सालों के बाद G20 का G21 होना, क्योंकि पहले केवल एक ही संगठन था, वो था EU। अब अफ्रीकन यूनियन को लेना, अफ्रीकन यूनियन का लेने का मतलब ये है कि अब साउथ का दबदबा होगा G20 के अंदर, जो G21 बन चुका है। और दिल्ली डिक्लेरेशन का होना, तो ये सब दोस्तों शो करता है। फिर हम देख लें दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर सबसे बड़ा साया था, वो था रूस यूक्रेन का विवाद। रशिया की आपत्ति हमने देखी, चीन की आपत्ति हमने देखी। जब बाली डिक्लेरेशन हुआ तो वहां पर आपत्ति थी, रशिया था कि हमारा नाम मत लेना। और कितना स्मार्टली, मैं इसको कहूँ बड़ा स्मार्टली, इसको हम एक स्मार्ट पावर मूवमेंट मतलब एक स्मार्ट पावर मूव कह सकते हैं। कैसे? हमने यूएनओ के डिक्लेरेशन को आधार बना लिया और हमने यूक्रेन की जितनी बातें की ऑन द बेस ऑफ ह्यूमनिटी की, ऑन द बेस ऑफ सॉवरेनिटी की, ऑन द बेस ऑफ द यूएन चार्टर की। अब यूएन चार्टर की बात आने के बाद रशिया भी उसका विरोध नहीं कर पाया, चाइना भी उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमने सारे यूएन के चार्टर, परमाणु बम की धमकी नहीं देना है, ये भी कौन बोलता है? यूएन चार्टर बोलता है कि भाई कोई भी देश जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वो दूसरे देश को जिसका परमाणु क्षमता नहीं है, उसको परमाणु बम की धमकी नहीं देगा। इस तरह का हमने स्मार्टली उसको मूवमेंट मूव किया कि रशिया का नाम लिए बगैर यूक्रेन को भी सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया, वेस्ट को भी। लेकिन कुल मिला के बात हम देखें तो वेस्ट का जो रुख था वो नर्म था। उसके नम्र होने की भी कई वजह थी, भाई करीब 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से लगातार जो अमेरिका वेस्ट ब्लॉक है पूरा अग्रेसिव था रशिया के प्रति। और आप देखें कि जो पूरा ग्लोबल साउथ है, जिसमें हम भारत की बात करते हैं या और देशों की बात करें, उनका नजरिया वेस्ट से सिमिलर नहीं था। जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी का कहना था कि यूरोप की ये मानसिकता है, वेस्ट की ये मानसिकता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखें, हम पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते थे कि भाई वहां से टेररिज्म आ रहा है, टेररिज्म आ रहा है, तो कहते हैं इट्स योर इशू यार, तुम अपना बैठ के सॉर्ट आउट करो। अब हम भी इस बात को बोलते हैं ये आपका इशू है। जैसे भारत पाकिस्तान में आपका नजरिया, हम बैठ के खुद सुलटा लेंगे, तो उसी प्रकार रशिया यूक्रेन सुलटा लेंगे। व्हाई यू टेकिंग सो मेनी टेंशन? क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों तनाव ले रहे हो? तो वो नजरिया वो हमारे प्रति प्रदर्शित करते थे, वही नजरिया स्टार्टिंग से आप देखेंगे रूस यूक्रेन वॉर के अंदर पूरा दबाव था वेस्ट मीडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का, भारत के ऊपर कि आप कहो रशिया को कि रशिया ने इन्वेजन किया है, यानी कि रशिया ने आक्रामक देश है। लेकिन हम नहीं बोले, बल्कि हम रशिया से तेल तक खरीदते रहे। यानी कि जो हमारा पुराना स्टैंड था, हम उसी स्टैंड को लेते चले। और कहीं ना कहीं ये भी स्टैंड दिखता है जो नेहरू जी की नीति थी, गुट निरपेक्ष वाली, नाम वाली, वही नीति को हमने फॉलो किया। और इस बात को मनाने में सबसे बड़ी बात थी, हम मनाने में समर्थ भी रहे। हम देखें जो बाली डिक्लेरेशन के अंदर वेस्ट थोड़ा टाइट था, रशिया चाइना झुके थे। इस बार हम देखें तो ना तो वेस्ट को भी हमने नरम किया, रशिया चाइना को भी हमने नरम किया, और भारत ने ग्लोबल साउथ को आगे किया। तो आज ये हमारे ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं, उन पर बात करें। वो आपके मुद्दे हैं, उनको देखिए, सुलझाइए। जैसे भारत पाकिस्तान का मुद्दा है,
आपस में बोलते नहीं है। कश्मीर के मुद्दों को आप कहते हैं कि आपका मुद्दा है, आप देख लेंगे, कर लेंगे, आपका विवाद है, आप लड़ते रहते हैं, आपका क्या करें। वही नजरिया हमने उनके लिए रखा। चलिए, कुल मिला के रशिया यूक्रेन के वॉर को हमने यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग सुलझाया और कहा भाई आप लोग तो दोनों साइन किया हुआ है, आप दोनों तो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप रख लिए हुए हैं, आपने यूएन के चार्टर को मानेंगे, यूएन की बात होने में कैसे बात बनेगी। तो हमने इसको बड़ा स्मार्टली क्या क्या हैंडल किया। तो मैं इसको कहूंगा ये हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी स्मार्टनेस, हमारी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी की जो हमारी टीम है, यानी कि हमारी जो पूरा विदेश मंत्रालय की टीम है, प्रधानमंत्री जी हैं, उन सब का एक स्मार्टली मूव था जो कामयाब रहा। दूसरी दोस्तों उपलब्धि क्या रही G20 में। सबसे पहली उपलब्धि दिल्ली रेगुलेशन की मैंने बात कही, ये बहुत बड़ी बात थी, आप देखेंगे अभी भी ये मुद्दा छाया हुआ है। दूसरी उपलब्धि दोस्तों क्या थी, G21 बना, जिसमें अफ्रीकन यूनियन आपका सदस्य बना। मुझे अच्छे से याद है कि जब बाली डिक्लेरेशन में प्रधानमंत्री जी को, भारत को G20 की अध्यक्षता दी गई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारा मोटिव रहेगा ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाना, और उन्होंने उठाया। हालांकि पिछले जितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन जितने रहे उसमें आम सहमति बन नहीं पा रही थी, लेकिन इसमें हमने बनाया और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को रखा और अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया। अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना कोई छोटी बात दोस्तों नहीं है, ये एक होड़ मची हुई थी। होड़ किसके बीच में, चीन और भारत के बीच में। नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी की बात करें, हम अटल जी की बात करें, मनमोहन जी की बात करें, वर्तमान में मोदी जी की बात करें, सभी प्रधानमंत्री का दावा रहा कि ग्लोबल साउथ के लीडर कोई और नहीं, वो हम हैं। और आप याद करो, जब पपुआ न्यू गिनी गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहां पर जो पपुआ न्यू गिनी के पीएम थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मोदी जी इज ए ग्लोबल साउथ लीडर। तो मोदी जी को कहना नहीं, वो भारत को कहना था ग्लोबल साउथ लीडर। क्यों है ऐसा कारण, पहले तो बात जाने कि ये ग्लोबल साउथ आखिर है क्या, बोलते किसको ग्लोबल साउथ, थोड़ा सा इसको जान लें, फिर हम जानेंगे कि क्यों ये होड़ है, इस होड़ की वजह क्या है। दोस्तों ये जो मानचित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप 3 कलर दोस्तों देख रहे हैं। इन 3 कलर में आप देखें तो जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है डेवलप कंट्री, और जो दोस्तों आप येलो कलर देख रहे हैं, इनको कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री, और जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये अंडर डेवलप कंट्री। 3 कलर कंट्री। हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 ब्लॉक बने थे, एक वेस्ट ब्लॉक और एक आपका रशियन ब्लॉक। वेस्ट में आपका नाटो, इधर आपका बना था वर्सा पैक्ट। वेस्ट में जो आपके बने थे, यानी कि जो आपका नाटो अलायंस बने थे, वो पूंजीवादी खेमा बना था, और जो आपका रशिया का खेमा बना था, यानी कि ईस्ट यूरोप और रशिया, यूएसआर उस समय, तो वो जो ब्लॉक दोस्तों बना था उसको कहा गया था वर्सा पैक्ट। और नाटो में कौन थे, नाटो में अमेरिका, अमेरिका के साथ वेस्ट यूरोप, ये मिलकर बना था। लेकिन 90s में क्या हुआ, यूएसआर क्लैप्स हुआ, यूएसआर का विक्टन हुआ, यूएसआर डिवाइडेड इन 15 पार्ट्स। और ये माना गया यूएसआर का गिरना, क्योंकि यूएसआर वो देश था जो झंडा लेके चल रहा था किसका, समाजवाद का। तो यूएसएसआर का क्लैप्स होना माना गया कि विचारधारा भी ऐसी है, विचारधारा भी क्लैप्स हो गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आपकी असफलता आपके विचारों की, आपके संस्कारों की, आपकी मान्यताओं की हार होती है। तो ये बात यहाँ पर साबित भी होती है। तो यूएसआर दोस्तों क्लैप्स हो, विचारधारा समाप्त। तब दोस्तों नया शब्दावली दी गई, डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्री। मोटे तौर पर हम देखें तो जो डेवलप कंट्री हैं उनको कहा जाता है नॉर्थ कंट्री, और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री हैं उनको कहा जाता है दोस्तों आपका साउथ ब्लॉक। भौगोलिक नहीं है, ये इकोनॉमी के आधार पर, आय के आधार पर, बहुत सारे बेसिस हैं, वहां की गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के प्रॉब्लम्स के आधार पर, उस आधार पर बांटा गया है। आप देखें भी, अगर हम ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में ब्लू कलर, ये वेस्ट यूरोप आपको दिख रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है तो साउथ में, लेकिन ये आपके किस में आएंगे, डेवलप कंट्री में, साउथ में, जिसमें G7 कंट्री प्लस 2 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी सब आपके साउथ कंट्रीज आएंगे। साउथ कंट्रीज में दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका एशियन कंट्रीज आएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज आएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज आएंगे, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज आएंगे, कैरेबियन कंट्रीज आएंगे, और दोस्तों इसके अलावा आपका ये सब देश इसके अंदर दोस्तों आपका देख, ओशियाना कंट्रीज जो आपके यहाँ पर भी है ना, ये सामोआ वगैरह सब कंट्रीज यहाँ पे आपके आ जाते हैं। सामोआ, पापुआ न्यू गिनी, कतेऊ, किटी, ये सब कंट्रीज जो है वो भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर 4-5 देशों को ज्यादा माना जाता है, चीन, रशिया, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनको ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा
इन देशों में डेवलपिंग नेशंस हैं, ताकतवर देश हैं, तो इनको मिलाकर के इन सब का लीडर कौन बने? तो ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और आपका अल्पविकसित। अगर दोस्तों हम इन देशों की बात करते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब हम किसी देश को बोलते हैं विकसित देश यानी कि आपका डेवलप देश, विकसित देश, और एक तरफ हम दोस्तों बोल रहे हैं विकासशील, विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री, और इसी में मैं आपको रख देता हूं अंडर डेवलप कंट्री। तो विकसित देश को बोला जा रहा है नॉर्थ कंट्री, नॉर्थ, और इनको बोला जाता है दोस्तों आपका साउथ। ये एक आपने सुना भी होगा नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ डायलॉग, नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग, ये शब्दावली आईआर में चलती भी है। हम देखें तो विकसित देश को अगर दोस्तों हम देखते हैं तो विकसित देशों के पास में कुछ एक्सेस में है और कुछ इनके पास में इफिशिएंसी यानी की कमी है। इनके पास एक्सेस में क्या है? इनके पास एक्सेस में है कैपिटल, इनके पास एक्सेस में है टेक्निक, इनके पास एक्सेस में है प्रोडक्ट उत्पाद, और इनके पास कमी किस चीज की है? कमी है इनके पास में रिसोर्सेज की, संसाधन की, इनके पास कमी है किसकी? लेबर की, इनके पास कमी है किसकी? मार्केट की। और दोस्तों क्या है कि जो इनके पास एक्सेस में है उसकी इनके पास में दोस्तों क्या है? कमी है, और जो इनके पास इफिशिएंसी है जिसकी, उसकी इनके पास में क्या है? अधिकता है। क्लियर दोस्तों? अब होता क्या है कि जो नॉर्थ के कंट्री हैं वो साउथ के कंट्री से चाहते हैं कि हमको इनका रिसोर्सेज मिल जाए, हमें इनका लेबर मिल जाए, हमें इनके बाजार में एसेस मिल जाए, और वो भी कम से कम रेट में सब चीजें मिल जाएं, जितने बैरियर्स हैं वो सब हट जाएं। इसी के लिए आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जब आया तो साउथ के देशों ने इसका विरोध किया, कहा हमको न्यू इकोनॉमिकल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, क्योंकि जो ये आप लेकर आए हो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ के कंट्री के अपने इंटरेस्ट को साधने का तरीका है। हमने विरोध किया। भारत भी उसमें लगा हुआ था, जो भारत भी बात करता है कि एक नया इकोनॉमिकल ऑर्डर होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, नियो की हम बात करते रहे, हम भी करते रहे। तो दोस्तों यही बात ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमको इनके कैपिटल मिल जाए, हमें इनकी टेक्नोलॉजी मिल जाए, हमें इनकी क्या मिल जाए? प्रोडक्ट मिल जाए। और आप देखते होंगे चाहे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के साथ हो रहे लगातार हमारे समझौते उन्हीं टेक्नोलॉजी को लेने का तो है, चाहे हम न्यूक्लियर डील की बात करें, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात चल रही है, और भी हाई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको क्या दिखाई देंगी? ये इसी संवाद को, नॉर्थ साउथ के संवाद को ही जो मंच बनता है वो G20 बनता है। G20 है क्या? विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन। G7 प्लस विकासशील देश इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो G20 एक मंच बनता है जहां पर विकसित और विकासशील दोनों का दोस्तों क्या एक मंच बन जाता है। हालांकि इनका भी आपस में संवाद के लिए मंच है जिसको G7 कहा जाता है, और इनका भी आपस में संवाद के लिए एक मंच है जिसको G7 कहा जाता था। नाम भी हम कह सकते हैं, हालांकि नाम इकोनॉमिकल मुद्दों को लिए नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हम कह सकते हैं वो एक संगठन था। तो ये आपको G20 यानी कि विकसित विकासशील देश को आप समझे। अब दोस्तों बात उठती है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इतनी ज्यादा रीजन क्या है, कारण क्या है? पहले आप देखिए अफ्रीका को। अफ्रीका का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों दुनिया के अंदर? अफ्रीका का इंपॉर्टेंस होने का दोस्तों रीजन क्या है, क्या कारण है? अगर हम अफ्रीका की दोस्तों बात करते हैं तो अफ्रीका के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे हम बात करें गोल्ड, दुनिया का 40% गोल्ड दोस्तों कहाँ से आता है? आपका अफ्रीका से आता है। डायमंड की बात करें, और जो आप प्लूटोनियम, यूरेनियम की बात करें, सबसे बड़े भंडार अगर कहीं है तो अफ्रीका के अंदर है, बड़े। दूसरा दोस्तों क्या है? आज आबादी अच्छी खासी आबादी है, और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि युवा आबादी, जैसे भारत के पास में आज जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे पास युवा पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या का वह हिस्सा, जब युवा आबादी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसको डिविडेंड कहा जाता है, यानी कि वो लगेज नहीं है बल्कि क्या है? एनर्जी का सोर्सेज है, वो कमाने वाली जनसंख्या है। तो यही स्थिति दोस्तों अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के अंदर अभी तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं है,
एशिया के अंदर तो हो चुका है, चीन और भारत के अंदर तो हो चुका है, लेकिन अभी अफ्रीका के अंदर हुआ नहीं, तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार भी है। तो इन कई कारणों से दोस्तों क्या बन जाता है, अफ्रीका एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। ऑलरेडी वेस्ट के जो कंट्री हैं वो ऑलरेडी यहाँ से एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, चाहे हम फ्रांस की बात करें, आपने भी सुना भी होगा फ्रांस और नाइजीरिया का विवाद आपने सुना ही होगा, रिसेंटली हुआ भी इस बात को लेकर। फ्रांस वहां पे बहुत एक्सप्लोरेशन कर रहा है, कई यूरोप के कंट्रीज बहुत सारे अफ्रीका से वहां गोल्ड के ले जाते हैं, वहां पर जो रेयर रिसोर्सेज हैं प्लेटोनियम यूरेनियम उसके ले जाते हैं वहां पर निकालने के लिए। हम चीन की बात करें तो चीन अपनी आवश्यकता का, चाहे मैग्नीज की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, सबसे ज्यादा चीन की आपूर्ति मैग्नीज और कोबाल्ट की वो आपका अफ्रीकन नेशन से होती है, जैसे आपका घाना नाइजीरिया से होती है। तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज को देखकर, यूथ पॉपुलेशन को देखकर और फिर मार्केट को देखकर हर दुनिया का अट्रैक्शन यहाँ पर होगा। और अफ्रीकन यूनियन के अंदर दोस्तों 55 देश शामिल है, 55 कंट्रीज। तो ये अट्रैक्शन का रीजन बनेगा और हर किसी की होड़ होगी कि कौन इसको क्या कर ले, अपने खेमे में शामिल कर ले। ये उसी तरह की होड़ है जैसी होड़ 45 के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और यूएसआर के बीच में, एक संघर्ष चल रहा था कि कौन किसके ग्रुप में शामिल कर ले। तो वही संघर्ष आज आप देखने को मिलेगा, आपको ग्लोबल साउथ के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर भारत और चीन के बीच में ये होड़ चल रही है, एक रेस चल रही है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बने। अब प्रश्न उठता है कि कौन बनेगा इसका लीडर। देखिए दोस्तों, अफ्रीकन देशों में जो एक नस्लीय समस्या हुआ करती थी पहले, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, काफी कम हो गई है। अब अफ्रीका के अंदर भी डेमोक्रेटिक एक जो हवा है वो बह रही है, लोकतंत्र की हवा बह रही है। और जब लोकतंत्र की हवा बहती है तो दोस्तों बात उठती है किसकी, स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, बंधुत्व की, अधिकार की। ये मांग ऑटोमेटिकली उठना स्वाभाविक है। फिर राजतंत्र को स्वीकार नहीं करेगा, कोई सुल्तान शाही को स्वीकार नहीं करेगा, कोई डिक्टेटरशिप को स्वीकार नहीं करेगा, वो कहेगा चुनाव होने चाहिए जनाब, स्वतंत्रता अधिकार की बात होगी, वहां पर उस तरह की बातें होंगी। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो उससे जो डिमांड होनी शुरू हुई, तो जब इस तरह की डिमांड होती है तो वो वेस्ट ब्लॉक से, कि वेस्ट को ये मानते हैं कि जो वेस्ट ब्लॉक है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन से, ये हमारा एक्सप्लोरेशन करने के आते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज को देख कर आ रहे हैं। तो बात उठती है, इनका अब नजरिया बड़ा है किसकी ओर, एशिया की ओर। और एशिया में 3 देशों की ओर, भारत, चीन और जापान। भारत, चीन और जापान। लेकिन अब बात उठे कि इनका ज्यादा फेथ चीन के प्रति या भारत के प्रति। देखिए, चीन ने ऑलरेडी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, चीन का अगर आज हम ट्रेड देखें तो करीब 200 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, 200 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। चीन ने हैवी दोस्तों इन्वेस्टमेंट वहां पर किए हैं। तकरीबन चीन का वादा है कि हम 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि 2016 से के बाद से चीन का इन्वेस्टमेंट होना कम हो गया है। और चीन की दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये होगी, चीन के लगभग लगभग सभी देशों में एम्बेसी है। इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि भारत के पास भी सभी देशों में एम्बेसी पहले नहीं थी। अगर हम देखें तो 2014 के बाद पूरी दुनिया में 25 एम्बेसी मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में खोली हैं, जिनमें से 18 केवल आपका अफ्रीकन नेशन में खोली है। और मोदी सरकार से पहले लगभग 29 या 30 देशों में क्या थी, एम्बेसी थी। तो आज करीब 48 कंट्रीज में हमारी एम्बेसी है। तो हमने हालांकि चीन की उस बात को तोड़ा है, लेकिन अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो चीन के मुकाबले आधा है, केवल 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अभी वो व्यापार को बढ़ाना बाकी है। हमारे इन्वेस्टमेंट भी अभी चीन के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हमारे इन्वेस्टमेंट वहां पर क्या हो, काफी ज्यादा हो, काफी बड़ी मात्रा में हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत ने काफी बड़े इन्वेस्टमेंट क्या है अफ्रीका के अंदर दोस्तों किए हैं। हम अफ्रीका के अंदर बात करें तो करीब 32 बिलियन डॉलर का हमारा इन्वेस्टमेंट है, करीब 90 बिलियन डॉलर का दोस्तों क्या है हमारा व्यापार है। भारत अपने 20% तेल की आपूर्ति जो है अफ्रीकन नेशन से करता है। इसका 10 वर्षों में दोस्तों हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में 2,65,000 करोड़ का हमने अफ्रीका को कर्ज दिया है। भारत ने दुनिया में जितना कर्ज दिया है उसका सेकंड नंबर कर्ज हमने अफ्रीकन नेशंस को दिया है। और अफ्रीका के कुल कर्ज का 38% इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो हम भी चाइना को लगातार क्या कर रहे हैं दोस्तों, काउंटर कर रहे हैं। हम बात करें तो भारत और अफ्रीका के जो रिश्ते हैं दोस्तों, ये आज के रिश्ते नहीं है, गांधी नेहरू की विरासत है। आप देखेंगे आजादी से पहले ही
1946 में ही हमने क्या किया था, इंडो अफ्रीका समिट कर दी थी, फ्रेंडशिप समिट कर दी थी कि हम बैठकर क्या करेंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे। नई नवीन स्वतंत्र देश हैं, नाम की स्थापना की गई थी। नाम की स्थापना में भी इन देशों को शामिल किया गया था, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को, जो नवीन स्वतंत्र देश थे, उनको लेकर एक जॉइंट वॉइस थी। किसकी? इन देशों की, यानी कि आपके जो नवीन स्वतंत्र देश थे। एक जॉइंट वॉइस, दैट इज आंदोलन। ये एक मूवमेंट भी कहा गया, इसको एक पॉलिसी भी कहा गया कि एक आंदोलन भी था, एक नीति भी थी। तो हमारे उस तरह से पुराने संबंध है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का मुख्य अंग है। इसका हम देखें तो हमारे दूतावास, मैंने आपको बताया कि 25 में से 18 दूतावास आज करीब हम देखें तो 48 कंट्रीज में हमारे एम्बेसी है। क्योंकि बड़ी बात है कि अगर हमारी एम्बेसी भी सब देशों में नहीं है तो इसका मतलब हमारे संबंध ही नहीं है उस देश के साथ में। लेकिन आज वहां पर क्या दोस्तों, हमारी एम्बेसी भी है। हम इसके बात करें दोस्तों, हमने बहुत सारे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज की, इंडो अफ्रीका फोरम समिट हमने स्टैब्लिश की 2008, 2011, 2015, 3 सम्मेलन दोस्तों इंडो अफ्रीका फोरम समिट के कर चुके हैं। पहला नई दिल्ली में हुआ था, फिर आदिस अबाबा इथोपिया, और फिर आपका नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हमने किया। इसके बाद क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत वहां पर बेटा हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, युवाओं को भारत आने के लिए उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि भारत अगर पढ़े। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर काफी अफ्रीकन यूथ आपको दिखाई देंगे, वो इसी प्रोग्राम के कारण है। पिछले 10 सालों में देखें तो हमारा जो व्यापार था 14 गुना बढ़ा है। और भारत के बेटा, भारत के कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है हुए। पैन अफ्रीका ये नेटवर्क परियोजना स्टैब्लिश की है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वहां पर स्टैब्लिश किया है। हम चीन के दोस्तों बात करें तो चीन का देखें तो करीब 10 लाख आप चीनियों को देखेंगे जो अफ्रीका में बसे हुए हैं आज की तारीख में, और करीब 2 लाख अफ्रीकी जो है वो चाइना में बसे हुए हैं। तो चाइना का दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। 90 के बाद हम देखें तो 90 के बाद चीन के साथ जो व्यापार था, लेकिन 90 से पहले चीन नहीं था अफ्रीका के अंदर। जब उसको पता चलता है कि अफ्रीका के अंदर रेयर रिसोर्सेज हैं, तो वहां पर चीन क्या करता है, एंट्री करता है। चीन का जो एंट्री करने का रीजन था वो एक कारोबारी रीजन था, मौका परस्ती इसको बोलते हैं, कारोबारी, कि कारोबार है, करेंगे नहीं तो नहीं। 2016 से इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दिया है, तो कारोबारी था। लेकिन भारत के जो संबंध हैं वो हिस्टोरिक हैं, नाम के समय से हैं, गांधी नेहरू की विरासत के हैं। दूसरा दोस्तों क्या है कि भारत की और चीन की विदेश नीति को अगर आप गौर से देखें तो भारत की जो विदेश नीति है वो समावेशी की नीति है, यानी कि समान रखने की भावना के तहत है। बड़े छोटे का भाव उसमें नहीं होता, जबकि चीन के अंदर बड़े छोटे का भाव है। हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये केवल मोदी जी का नारा नहीं है, हम पहले से ही लेके चले हैं। पंचशील क्या था? पंचशील ये तो बोलता था कि समान लाभ के अवसर, 5 सिद्धांतों में ये भी तो सिद्धांत था ना, समान लाभ के अवसर हम तलाशेंगे। अगर भारत विकास करेगा तो इसका मतलब हम अपने सभी को उसका लाभ देंगे, सभी को हम बेनिफिट देंगे, क्योंकि वी बिलीव वसुदेव कुटुंबकम। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात अब से नहीं बोल रहे हैं, हम पंचशील सिद्धांतों से बोलते आ रहे हैं। तो समावेशी विकास यानी कि समावेशी नीति रही है, साथ लेके चलने की नीति रही है, जबकि चीन का ऐसा भाव नहीं रहा है। भारत के इन्वेस्टमेंट 50-60 से थे, जबकि चीन के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 90s के बाद होने शुरू हुए। तो ये बात अफ्रीकन नेशंस भी समझ रहे हैं कि चीन के इन्वेस्टमेंट ज्यादा हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कारोबारी हैं, मौका परस्ती के हैं। अगर जरूरत हमारी नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट बदल देगा, कहीं और भी कर देगा। जैसे ईरान के अंदर 400 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा किया उसने हाल में, ईरान के अंदर, कि 25 सालों में ईरान के अंदर 400 बिलियन डॉलर करेंगे। और इसी बेस पर उसने ईरान और सऊदी की दोस्ती करवाई है। मिडिल ईस्ट भी बदल रहा है दोस्तों, तो बदल जाएगा। लेकिन भारत का जो संबंध है वो एशिया के साथ अफ्रीका का जो रिलेशन है, यानी कि भारत जो अफ्रीका रिलेशन बना रहा है उसमें स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। 57 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम है, लेकिन क्या है, स्थायित्व वाले निवेश हैं। तो ये अट्रैक्शन का, आकर्षण का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जापान की ओर जब देखते हैं तो जापान भी नहीं चाहता कि वहां पर चीन क्या हो, ग्लोबल साउथ का लीडर बने। जापान भी ये चाहता है कि भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बने। तो एशिया के जो तीनों देशों की ओर देख रहा है अफ्रीका, तो उसमें 2 देश एक साथ खड़े दिखते हैं, और वो है जापान और भारत दोस्तों।
तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारे पक्ष में दोस्तों बात उठती है। हालाँकि बहुत ज़्यादा हम देखें चीन ने जैसे फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन वहाँ पे एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा 2-3 दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे सोमालीलैंड है, इसके अलावा इस इस्वातिनी जो है इन्होंने ताइवान, बाकी सबने ताइवान के साथ रिलेशन नहीं बनाए, इन दोनों देशों ने बनाए हैं। हाल के दिनों में दोस्तों क्या है कि चीन ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेपन भी दोस्तों क्या किए हैं, अपने बाँटे हैं, दिए हैं। यहाँ तक कि ड्रोन खूब बड़ी मात्रा में, कोई देश ऐसा नहीं होगा जो चीन के ड्रोन जहाँ पे ना हो, और वो ड्रोन हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ परंपरागत रूप से जो आपका गुटनिरपेक्ष जैसा मिस्र जैसा देश, वो भी आज चीन से क्या कर रहा है, वेपन परचेज कर रहा है। और हमारे लिए तनाव का विषय इसलिए बनता है कि जैसे जिबूती जैसा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है जिसको, उसमें जो हिंद महाकाश महासागर से अटैच है, वहाँ पर चीन ने क्या किया है कि वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए अफ्रीका में जो उसने जगह-जगह अपने इन्वेस्टमेंट किया, उनकी सुरक्षा के लिए एक क्या किया, हम इसको पास बनाएँगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो हमने जिबूती उन्होंने ले रखा है, चीन ने ले रखा है। तो भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि हिंद महासागर में जो चीन की नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की नीति, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर हो, चिटगांव पोर्ट को लेकर हो, कोको आइलैंड को लेकर हो, गवादर को लेकर हो, किसी को लेकर आप देखें, तो भारत को जो घेरने की नीति है, उसके तहत हम जिबूती को भी देखते हैं। तो भारत के लिए अफ्रीका वैसे महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोस्तों क्या था कि इन सारी संभावनाओं को, चीन की सारी संभावनाओं को हमने कई कदम पीछे फेंक दिया है G20 में अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाकर। और अब एक होड़ मच गई है, चीन कह रहा है कि प्रस्ताव तो पहली बार हमने ही दिया था। रूस कह रहा है कि हमने भी कई बार कहा कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाओ, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भारत इस होड़ में क्या है दोस्तों, काफी आगे निकल गया है। अब जब भी कभी बात होगी तो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन देश, प्रशांत देश यही कहेंगे कि भारत हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि भारत ने ही हमको उसका क्या किया है, मेंबर बनाया है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट दोस्तों हमारे हिस्से में रहा अफ्रीका को लेकर। दोस्तों आगे बात करें, एक और अचीवमेंट इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, एक नई बात इसमें क्या हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर। दोस्तों पहले क्या था, जो हमारा रास्ता था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि पहले मुंबई से दोस्तों हमें जाना है, मुंबई से जाना है, ये हमारा गुजरात से है, मुंबई से जाना है, तो हम पहले जाया करते थे कि हमको जाना है यहाँ पर, कहाँ पर आपका सुएज करनाल से होते हुए दोस्तों हम लोग जाते थे मेडिटेरियन सी तक, और मेडिटेरियन सी से फिर यूरोप में जाते थे, और मेडिटेरियन सी का फिर हम अटलांटिक ओशन में आते थे। ये पुराना रूट था। अब नया रूट क्या है दोस्तों, नया रूट ये है कि हम मुंबई से जाएंगे सऊदी, और सऊदी से दोस्तों बाई ट्रेन जाएंगे हम लोग यहाँ से जॉर्डन, जो जॉर्डन से होते हुए इजराइल, इजराइल का हाइफा जो पोर्ट है वहां तक जाएंगे, और वहां से दोस्तों फिर हम लोग जाएंगे आपका यूरोप, और फिर इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। एक नया रूट हमारा मिला है, हमें मिला है। हमने हमेशा प्रयास किया, क्योंकि हमारे लिए बड़ी दिक्कत रहती थी पाकिस्तान को लेकर, ये हमेशा टांग अड़ाता था। अगर हमको आपका सेंट्रल एशियन कंट्री से अटैच करना है, या हमको अफगानिस्तान जाना है, लेकिन नए रूट को बन जाने से क्या होगा, इन देशों की जो गल्फ नेशंस हैं, इनकी भी जो डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान पे, यानी कि जियो स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस जो था पाकिस्तान का, वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, और हो भी गया, काफी कम हो भी गया है इसके बनने से। एक दूसरे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना यहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क बनेगा, क्योंकि रेलवे नेटवर्क में ये एरिया रिच एरिया नहीं है, यानी कि हम देखें जो गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट जो है, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा दोस्तों नहीं है, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, भारत और यूरोप के अंदर। तो इनको तो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत की बहुत सारी कंपनियों को इस रेलवे नेटवर्क को बनाने का टेंडर मिलेगा। फिर इसका दोस्तों क्या, जो बड़े बड़े पोर्ट बनेंगे यहाँ पर सब जगह, उसके लिए भी बहुत सारे, जो हाइफा पोर्ट की अगर हम बात करते हैं इजराइल के अंदर, ये आप जानते होंगे अदानी ग्रुप के पास में है, उसने डेवलप किया है। तो ऐसे और बहुत सारे पोर्ट भारतीय कंपनियों को मिलेंगे, तो हर तरीके से लाभ होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, चाहे वो यूरोप की हम बात करें या हम मिडिल ईस्ट की बात करें, रूस यूक्रेन वॉर के बाद में, या हम अफ्रीका की बात करें, इन सभी देशों में फूड क्राइसिस दोस्तों क्रिएट हुआ, क्योंकि आप देखते हैं गेहूं का उत्पादन रशिया और यूक्रेन बड़ी मात्रा में करते हैं, लेकिन वो सब प्रभावित हुआ। तो भारत की अब जो पूरी की पूरी संभावना है, भारत कोशिश कर रहा है कि भारत गल्फ का, यूरोप का, इन सब का क्या बने, ब्रेड बास्केट बन जाए। और दोस्तों जब ये कनेक्टिविटी होगी, रोजगार तो इन लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, दूसरा कनेक्टिविटी बढ़ेगी इन देशों की, साथ ही बेटा भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। भारत में यहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना आसान होगा,
हम कहेंगे आओ भैया मेक इन इंडिया हमारे पास में है, आओ हमारे यहाँ पे बनाओ और इस कनेक्टिविटी से क्या हो जल्दी लेकर जाओ। क्योंकि जो पुरानी कनेक्टिविटी थी दोस्तों उसमें टाइम भी ज़्यादा जाया होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था लेके जाने के लिए, और जो नई कनेक्टिविटी होगी उससे टाइम की क्या होगी बचत दोस्तों, काफ़ी कम होगी, टाइम काफ़ी बचेगा। और दूसरा क्या था कि जो हमारी डिपेंडेंसी हो रही थी ईरान जैसे देशों के ऊपर, कि हमको जानते होंगे ये आपका एनसीटीसी, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो 2014 में दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से, आप देखें ये रशिया तक जा रहा है दोस्तों। रशिया का नाम आते ही ना ये देश बड़े तंग हो जाते हैं, यूरोप के देश। रशिया की स्थिति दोस्तों कुछ वैसी ही है, जैसे मैं इसको मतलब रशिया के साथ यूरोप का हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहता ही है। आप 90s में देखें जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी टेंशन रहती थी रशिया के साथ। फिर उसके बाद देखें पुतिन साहब के आने के बाद चाहे जॉर्जिया का इश्यू हो, क्रीमिया का इश्यू हो, अब यूक्रेन का इश्यू हो, हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा तनाव रहता है। मतलब कुछ ऐसा माना जाता है, मैं तो बल्कि एक एम्बेसडर तो ये तो बोले कि वो रशिया को ऐसे लेते हैं जैसे हम पाकिस्तान को लेते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ टेंशन क्रिएट करता है, ऐसे रशिया को लेकर वो लोग ऐसा देखते हैं। तो रशिया के साथ जो डिपेंडेंसी होने के कारण, रशिया तक कनेक्टिव होने के कारण, और रशिया से आगे हम यूरोप जाते, तो वो सब लोग भी तैयार नहीं थे। लेकिन इस कनेक्टिविटी से दोस्तों क्या होगा, ये सारे देश तैयार है कि हाँ इजीली करो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, इसको लेकर अमेरिका बड़ा उत्साहित है। अमेरिका इतना ज्यादा उत्साहित है कि अमेरिका कह रहा है कि ये बीआरआई की काट होगी। देखिए अमेरिका एक अलग चीज लेके चल रहा है। अमेरिका के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो दो हैं, रशिया और चीन। अब रशिया को तो उसने काउंटर कर दिया, रशिया को तो उलझा दिया, यूक्रेन और रशिया को उलझा दिया दोनों को। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में कैसा हो चुका है, आईआर में इसको हम बोलते हैं चिकन डायनोमा गेम, कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और रियलिटी में क्या दोस्तों, एक प्रॉक्सी वॉर की तरह से है। यूक्रेन नहीं था रशिया के सामने कुछ भी, लेकिन यूक्रेन को पूरा फंडिंग वेपन देके रशिया से उलझा रखा है। 2 साल होने वाले हैं, लड़ाई चल रही है, हटने का नाम ही नहीं ले रहे, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो रशिया तो अच्छा खासा उलझ गया, अब कई साल पीछे रशिया गया। अब जरूरत थी कि इसको चीन को खत्म करने की, चीन को पीछे, क्योंकि चीन लगातार चुनौती दे रहा था अमेरिका को। आफ्टर 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद से अब देखें 2010 के बाद से ही चीन ने धमकी देना शुरू कर दिया, चीन ने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया, और कोविड के समय तो घोषणा कर दी बस अब मैं ही हूँ लीडर, आई एम बिकम सुपर हीरो, मैं सुपर पावर बन गया हूँ। तो यहाँ पर चीन को उलझाना था। अब चीन को कैसे करें, तो चीन का काट कैसे निकाला कि चीन की बीआरआई को काटो। क्योंकि चीन ने अपनी बीआरआई के माध्यम से, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस की बात हो, यूरोप की बात हो, लेटिन अमेरिका की बात करो, सब जगह अपना प्रभाव, अपना निवेश, अपनी चीजों को दोस्तों स्टैब्लिश करना शुरू किया था। भारी कर्ज बांटे उसने, भारी कर्ज, और उसको डेप टैप पॉलिसी कहा गया कि ऋण जाल की नीति फैलाई। उससे क्या हुआ, इटली जैसे देश भी चीन के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। आज इटली रद्द कर रहा है, बीआरआई के पार्ट निकलने में मना कर रहा है। भारत के लिए भी हितकर है, एक तो बीआरआई का काउंटर पार्ट हो गया, क्योंकि जो चाइना लगातार हमारा विरोध करता है, हमको भी इसके माध्यम से उसका विरोध करने का मौका मिला। क्योंकि भारत की नीतियां पहले जो थी चीन को लेकर, वो थोड़ा सा क्या थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की थी। लेकिन भारत की नीतियां हाल के सालों में अब क्या बन गई हैं, डिफेंड करने वाली नहीं बल्कि अग्रेसिव हो गई हैं। पहले तो बात हम देखें, मनमोहन जी के टाइम से ही हमने वन चाइना पॉलिसी को बोलना बंद कर दिया। कहा भाई तुम अगर वन इंडिया पॉलिसी नहीं बोलते हो तो हम वन चाइना पॉलिसी नहीं बोलेंगे। और अब तो लगातार क्या कर रहे हैं, हम लगातार चीन को काउंटर कर रहे हैं। जैसी पॉलिसी वो हमारे साथ खेलता है वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे हम बीआरआई का पार्ट नहीं बने, हम रिसेप का पार्ट नहीं बने, हम उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी 2030 का पार्ट नहीं बने, हम ताइवान के साथ रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, हम फिलीपींस के साथ, हम वियतनाम के साथ, हम इनको ब्रह्मोस तक दे रहे हैं, नेवल पोत तक इनको हम दे रहे हैं, मंगोलिया से हम रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, जापान से अच्छे हम अपनी पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे हैं। तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को दोस्तों बिल्डअप कर रहे हैं, और चीन को हम टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ करता है हम भी उसके साथ कर रहे हैं। तो भारत के लिए भी हितकर है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, वो है अमेरिका के लिए, कि अमेरिका इसके माध्यम से आता है कि चारों खाने चित हो जाए, और चीन को हम क्या दें, इकोनॉमिकल, चीन को क्या दें, इकोनॉमिकल क्या दें, उसको नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की, 2008 से शुरू हुई थी, रखी गई थी इसका आधार, लेकिन 2013 से ये
वैश्विक पटल सामने आ गए। तो 2013 के बाद एक तो न्यू सिल्क रोड और आपका मैरीटाइम सिल्क रोड और सीपैक को लेकर तो हमारे साथ इतना तनाव है कि हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है पीओके से लेके जाकर। चलिए कुल मिलाकर तो दोस्तों ये जो आपका परियोजना है, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ी संभावनाओं को भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और इन सब देशों के लिए भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम बात करते हैं बीआरआई की, बीआरआई एक ऐसी योजना है जो केवल एक देश के प्रभुत्व को स्थापित करने वाली योजना है। जबकि जो ये योजना है, ये योजना किसी एक देश के प्रभुत्व को स्थापित करने वाली नहीं, बल्कि सभी देशों के सहयोग से मिलकर चलने वाली परियोजना है। इसलिए इस परियोजना के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि अभी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये हैं कि एक तो बजट का नहीं पता है कितना बजट लगेगा और टाइम क्या रखा जाएगा ये नहीं। लेकिन ये कोई कोरी क्या था ना, कहते हैं जब सम्मेलन से सम्मिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो नेता इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, खैर बहुत सारा जमा खर्च करते हैं, जमा नहीं जमा खर्च के वचनम किम दोषम, उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस पूरी समिट के बाद दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ बोला गया है कि 60 दिन के अंदर जो इस योजना से जुड़े संबंधित देश हैं वो मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और योजना कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे शुरू होगी, उसकी पूरी योजना तैयार करेंगे। तो ये अच्छी बात है, यानी कि कोई कोरी जमाखोरी नहीं है, क्या ना जबान खर्चे नहीं है, बल्कि क्या है इसके ऊपर बहुत सीरियसली अमेरिका, ये सब देश जो है दोस्तों काम कर रहे हैं, वो तेजी से उसको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इससे दोस्तों सभी को फायदा है। जैसे मैंने कहा आपको, इस दोस्तों इस योजना में 2-3 चीजें और भी रखी गई हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी रखी गई है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी रखी गई है, और जो ग्रीन हाउस हाइड्रोजन जो है उसके उत्पादन, उसके ट्रांसपोर्ट की बात भी इस योजना के तहत दोस्तों रखी गई है। जो ये दोस्तों आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है दोस्तों, तो इस पे इन देशों ने सबने साइन किए हैं। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अमीरात यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबने दोस्तों साइन किए हैं। और इटली वो देश है दोस्तों जो का बीआरआई का पार्ट है। ये एक बुनियादी रेलवे और समुद्री मार्ग से जोड़ना, और दोस्तों बीआरआई के प्रतिरूप के रूप में देखा जाए। ये दोस्तों जो आपका आईएमईसी है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है, इसको दोस्तों जो ये हिस्सा माना गया है, एक पहल का हिस्सा माना गया, वो है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। उस पहल का हिस्सा माना जा रहा है। एक्चुअली ये अमेरिका के इनिशिएटिव में दोस्तों पहले स्टार्ट हुई थी। अमेरिका ये दिखाना चाहता है सारे ग्लोबल साउथ को कि मैं तुम्हारा ज्यादा हितैषी हूँ, ना कि चाइना। चाइना चाइना मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा हितैषी हूँ। तो इसकी जो दोस्तों योजना थी, 2021 में यूके में जो G7 सम्मेलन था उसके अंदर रखी गई। तो उसमें कहा गया था कि हम सार्वजनिक और निजी, यानी कि पीपीपी मॉडल पर क्या करेंगे, विकासशील देशों के बीच में क्या करेंगे, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, उसकी परियोजना के निर्माण में मदद करेंगे। तो इसी यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा माना जा रहा है किसका, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को। दोस्तों ये बड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि सभी के लिए, भारत के लिए भी, मिडिल ईस्ट के लिए भी, यूरोप के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। चीन को इससे टेंशन है। अगला दोस्तों हमने शुरुआत की है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन के एक मुख्य घटक के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देना। भारत में दोस्तों मौजूदा बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैव ईंधन कार्यक्रम, जैसे पीएम जीवन योजना, सतत गोवर्धन योजना। इन सबको गति देने में भारत को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। 9 सदस्यों दोस्तों की स्थापना में साइन किए हैं, भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और यूएई। इन सब ने दोस्तों का साइन किए हैं। हालांकि जो और इनवाइट किए हुए देश थे उन्होंने भी दोस्तों पे साइन किए हैं, इससे समर्थन जताया है। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ये दोस्तों मेंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने उस पर क्या किया है, आमंत्रित देश थे। ऐसे भी देश हैं दोस्तों जो G20 के पार्ट नहीं है और G20 समिट में आए भी नहीं थे, उन्होंने भी इस पर दोस्तों क्या समर्थन दिया है। और बहुत सारे दोस्तों ऐसे संगठन हैं, उन्होंने भी इस वाली योजना को क्या दिया, अपना पूरा समर्थन दिया है। अगर हम देखें तो अगर ये योजना दोस्तों जब लागू होती है, स्थापित होती है, तो 2050 तक हम देखें तो हम काफी ज्यादा क्या करेंगे, भारत भी और सब देश भी दोस्तों, दुनिया के देश काफी ज्यादा जैव ईंधन से अपनी क्या करेंगे, आवश्यकता पूर्ति करेंगे।
प्रमुख उत्पादक हम देखें तो यूएसए है, ब्राजील है, भारत है। ये सब दोस्तों क्या है, भारी क्या है, भारी मात्रा में इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं जैव ईंधन का। तो ये सभी के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि भारत की जितनी जैव ईंधन योजनाएं हैं उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, मिलकर काम करेंगे, तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकता जो आज 3% की पूर्ति होती है वो बढ़कर और ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसका दोस्तों हम देखें तो वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 वैश्विक साझेदारी में बात हुई है, यानी कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, आप देखें तो जो हमारा, हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं यानी कि डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्व बैंक हो या G20 के जो आपके लीडर्स हैं, उन सब ने भारत की बड़ी तारीफ की है कि भाई भारत ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है, किसका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसको डीपीआई हमने कहा। और डीपीआई के दोस्तों की हम बात करते हैं तो इसमें तीव्र वित्त हमने क्या किया, समावेशन किया है, जिसको हम दोस्तों जैम जानते हैं, जैम के नाम से, जन धन, जन धन आधार मोबाइल। यानी कि हमने देखा इसके माध्यम से हमने बहुत ज्यादा लोगों को क्या बेनिफिट किया है, बेनिफिट दिया है। और देखें तो 2008 से 25% से बढ़कर 6 वर्षों में क्या हुआ, वित्तीय समावेशन जो ट्रिनिटी है आपका, वो 80% दोस्तों आपका हो गया, 80% लोग इससे जुड़े हैं। बहुत सारी योजनाएं दोस्तों हमने इसके माध्यम से प्रारंभ की है, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, इसमें दोस्तों हमने काफी लोगों को क्या दिया है आपका, खाते खोले हैं, महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है। प्रति व्यक्ति यानी कि व्यक्ति, गवर्नमेंट टू पब्लिक भुगतान है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक को डायरेक्ट जो ट्रांसफर देती है, यानी कि पैसा पहले क्या होता था, राजीव गांधी जी बोलते थे ना कि हम ऊपर से 1 रुपये भेजते हैं लेकिन नीचे आते 15 पैसे हो जाता है, वो सारे बीच में से जो दलाल होते हैं सबको हटा दिया गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है किसको, पब्लिक को। वो दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये सब दोस्तों डेटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, काम आएगा आपको फ्री वगैरह में। फिर यूपीआई के दोस्तों हम बात करें, उसमें दोस्तों 50% के करीब 2022-23 में दोस्तों ये आपका यूपीआई के थ्रू जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो पहुंच गया है। के वाईसी के लिए हम बात करें, अनुपालन की बात करें, वो भी दोस्तों हमारा काफी अच्छा काम कर रहा है। सीमा पार से भुगतान की बात करें दोस्तों, आपका यूपीआई पे नाउ लिंकेज जो है सिंगापुर के साथ अन्य देशों के सामने स्टैब्लिश किया है। अकाउंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क की हम बात करें, वो हमने स्टैब्लिश किया है। निजी क्षेत्र की इससे क्या बड़ी दक्षता बढ़ी है, तो ये सब दोस्तों हम देखेंगे। तो इसके दोस्तों बहुत चर्चा रही, यानी कि G20 के अंदर इसकी चर्चा रही और उस पर काफी लोगों ने सहमति जताई। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता, इसको लेकर भी दोस्तों बातें हुई हैं। 2 बातें इसमें मेन बात थी कि खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत स्टैब्लिश किए गए, और एक महर्षि नामक बाजरा पहल, यानी कि महर्षि के नाम से जो बाजरा पहल है उसकी दोस्तों शुरुआत की गई। ये क्या था दोस्तों, दोनों को हम देखें तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो मानवीय सहायता के लिए खाद्य उत्पादन वृद्धि, मतलब वृद्धि और खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, उन सबको तो शामिल करते हुए कि सार्वजनिक निजी निवेश के माध्यम से कि हम फूड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करेंगे, और काफी ज्यादा सिद्धांतों पर, तो उसमें दोस्तों 7 सिद्धांत चिन्हित किए गए हैं। ये 7 सिद्धांतों पर क्या करेंगे, दोनों दुनिया के सभी देशों में मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, काम करेंगे, जिसमें मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, ये 7 दोस्तों कार्यक्रम है। इसके अलावा महर्षि बाजरा, दोस्तों पुराने जो अनाज हैं, जो परंपरागत आपके क्या है जो अनाज हैं, उनके प्रति रुझान बढ़े, उनके प्रति जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाया जाए, चलाया जाए। केवल गेहूं नहीं, बाजरा है, और भी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रति भी लोगों को क्या रुचि बढ़े, उसको बनाने के लिए किया गया है। बहुपक्षीय विकास बैंक यानी कि एमडीबी, दोस्तों इसकी बात की गई है। ये एक ऐसे बैंक हैं जो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जो कोविड-19 के बाद से बहुत अधिक क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्राइसिस झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए इस बैंक को बेटर तरीके से काम करने के लिए रखा। इसका दोस्तों आप क्रिप्टो करेंसी की देखें तो क्रिप्टो करेंसी को भारत ने इसमें कहा है कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं, इनको कहा गया कि इसको रेगुलेट करने पर कदम उठाइए। इससे भी क्या होगा, ग्लोबल साउथ के देशों को लाभ मिलेगा, क्योंकि करेंसी वगैरह इसको छापने का खर्चा, तमाम तरह खर्चा होता है, इस करेंसी में इस तरह के खर्चे नहीं होते, तो सबको लाभ मिले। इसका दोस्तों आपका क्या, जीत 2030 तक जो वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का वादा किया गया है।
कि सब देश मिलकर क्या करेंगे, उसको 3 गुना करेंगे, जो वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा है 2030 तक। ये बहुत अच्छी बात है कि 2030 तक इस प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल के लिए बात की गई है कि जो आपका हेल्थ के लिए, उसके देखभाल के लिए उसको कार्य किया जाएगा। छोटे हथियार और आतंकवादियों के लिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि G20 की जो समिट, बाली जो समिट हुई थी, वहाँ पर आतंकवाद के लिए उतनी सख्ती की बातें नहीं बोली गई थी। कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, केवल आतंकवाद तक। यहाँ पर क्या जो बात बोली गई दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर, कि आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवाद का जो सपोर्टर हैं, वित्त पोषित जो हैं, उनके ऊपर भी क्या है, उन लगाम कसेंगे, उनको भी रोकथाम करेंगे। उसकी बात दोस्तों उसमें की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों छोटी-मोटी बातें जो मैंने लास्ट में आपको बताई, लेकिन मेजर 3 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो दिल्ली जो डिक्लेरेशन हुआ, वो बहुत, नई दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत मैटर था, बहुत मायने था, बड़ा उठा-पटक की स्थिति थी। रशिया यूक्रेन का वॉर एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला ही ऐसा है, इसको लेने को तैयार है। उसको देखते हुए भी समझौता होने की संभावना नहीं, मीडिएटर होने की संभावना लग नहीं रही है। ऐसे में भी क्या था कि हमने इसको क्या किया, सबकी सहमति से पास कराया और सब खुश हैं उस डिक्लेरेशन से। ये हमारी एक डिप्लोमेटिक जीत, इंडिया की स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी इसमें दिखाई देती है। और दूसरा दोस्तों क्या था, G20 का G21 बनना, ये एक बड़ी उपलब्धि। और तीसरा, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ये 3 मेजर उपलब्धियां इसके अंदर थी, ये समिट के माध्यम से हुई। और भारत ने अपनी पूरी सांस्कृतिक पूरी इमेज अपनी बनाई। और आप देखते होंगे चाहे नटराज की मूर्ति हो, तमाम तरह की मूर्तियाँ, तमाम तरह का जो प्रदर्शन था, वो सब वाक़ई में बड़ा शानदार था। और विश्व में एक भारत की धमक, भारत की एक लीडरशिप, इसका प्रभाव दोस्तों ये भी होना है। जैसे मैंने कहा टर्की में का सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने लगा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे और भारत की रफ्तार इसी तरह आगे बढ़ेगी। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे। अनअकैडमी से आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है दोस्तों, तो निपुण A10 कोड को आपको यूज़ करना है, निपुण A10 कोड यूज़ करना है। ये सब सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, आप जुड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।